हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी क्लासेस। आज हमारी जीएसटी के अंदर आईटीसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। आईटीसी यानी कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि हम काफ़ी चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब भी कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं तो उसके ऊपर पीछे जितना इनपुट टैक्स जो भी जीएसटी पीछे वाले ने चार्ज किया होता है सप्लायर ने, उसका हमें क्या मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है। अब इस आईटीसी चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, हमें इस आईटीसी चैप्टर के अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करनी है कि कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या कंडीशन है, नहीं मिलेगा तो कैसे रिवर्सल होगी, क्या इसके प्रोसीजर होंगे। ये सारी बातें हम आईटीसी चैप्टर के अंदर जानेंगे। आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईटीसी का। तो स्टार्ट करते हैं आईटीसी का चैप्टर, समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ें इसके बारे में। चैप्टर 6 है आपके सिलेबस में आईटीसी का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, प्लस आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अब तक हम जो जितने भी चैप्टर्स किए वो सारे एक फ्लो में थे। एक में हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एक में रिटर्न। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब जितने भी चैप्टर किए उन सब में कहीं ना कहीं आईटीसी के बारे में आया था, और वो टॉपिक हम पेंडिंग छोड़ते जा रहे थे कि ये चीज़ आईटीसी में देखेंगे। तो वो आज आईटीसी में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीसी चैप्टर के अंदर क्या क्या कंडीशंस वगैरह रहती हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, सबसे पहली चीज़ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वो आपको पता ही है हर चैप्टर के अंदर रहती है। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। अब ये क्या चीज़ है, हम पढ़ते थे कि मैंने कोई भी चीज़ परचेज़ करी, फॉर एग्जांपल मैं एसी खरीद के लाया, तो जब मैं एसी खरीद के लाया पीछे वाले पर्सन ने यानी कि सप्लायर ने उस एसी के ऊपर जीएसटी चार्ज किया होगा। अब उसने जितना जीएसटी चार्ज किया मुझे उसका क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। लेकिन क्या मुझे सीधा इनपुट मिल जाएगा या कुछ कंडीशंस होगी चेक करनी है, आपको कुछ कंडीशंस चेक करनी होगी। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसके ऊपर जितना पीछे जीएसटी लग गया होता है आपको वो सारा इनपुट मिल जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती है जो हमें चेक करनी होती है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल है तो आईटीसी मिलेगा, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस आईटीसी चैप्टर के अंदर एक तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाइड होगी तो मुझे इनपुट मिल जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इनपुट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो खरीदने से पहले मुझे इन कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन 16 आज की क्लास में हम देखेंगे, उसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशंस है। दूसरी चीज़ है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि कई चीज़ों के ऊपर सरकार कहती है कि इनके ऊपर तो क्रेडिट क्या है, ब्लॉक है। मतलब उसने एक लिस्ट दे दी, उसमें कुछ नाम दे दिए कि अगर आप इनमें से कोई चीज़ खरीदोगे तो हम इसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा है। ये बातें हम देखेंगे सेक्शन 17 के अंदर। सेक्शन 17 के अंदर हम क्या देखेंगे, किन किन चीज़ों का इनपुट नहीं मिलना, यानी कि किन किन चीज़ों का इनपुट ब्लॉक्ड है। ऐसी कौन सी लिस्ट है कि अगर मेरा प्रोडक्ट उसके अंदर आ रहा है तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 17। तीसरी हमने जो चीज़ बात करनी है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इस चैप्टर में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताएगा, यानी कि आप नए आए हो जीएसटी में, अमेलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो पुराना स्टॉक पड़ा है उसका आईटीसी कैसे नए में जाएगा। ये सब जो बातें हैं, ये सारी बातें डिस्कस होगी इस थर्ड यानी कि सेक्शन 18 के अंदर। सेक्शन 18 में कुछ एक कंडीशंस है, कुछ एक अलग अलग तरह की, जैसे आप कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हो, रेगुलर से कंपोजिशन में, मर्जर हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है, ऐसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में डिस्कस करेगा और उनके बारे में बताएगा। और लास्ट आपका हाउ आईटीसी यूटिलाइज्ड। आईटीसी यूटिलाइज कैसे होता है इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं, डिटेल में सेक्शन को यहाँ से देखेंगे। पेमेंट के चैप्टर में हमने सेक्शन 49 पढ़ा भी था काफ़ी हद तक, तो वही है आईटीसी कैसे यूटिलाइज होगा, आईजीएसटी कहाँ यूज़ होगा, सीजीएसटी कहाँ यूज़ होगा, एसजीएसटी कहाँ यूज़ होगा, कैसे कैसे यूज़ होगा। तो मेजरली हमने देखा इस चैप्टर में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला सेक्शन 16। सेक्शन 16 बताएगा कि अगर मैं आज कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ तो मुझे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं। अगर मैं लेना है उसका आईटीसी तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनका मुझे ध्यान रखना होगा कि ये कंडीशन पूरी होगी तो ही आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस का, सेक्शन 16। दूसरा हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 17। सेक्शन 17 बताएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है, मना है।
आईटीसी लेना है उसके लिए कंडीशन 16 बताता है, जिनका आईटीसी नहीं लेना उसके लिए 17 बताता है। सेक्शन 18 कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताएगा कि इन केसेस में क्या क्या करना है। और सेक्शन 49 आपका जनरल यूटिलाइजेशन का सेक्शन है। तो ये 4 छोटे छोटे सेक्शन हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक करके हम सारे देखेंगे। लास्ट जो टॉपिक है सेक्शन 49 वो ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक किया भी हुआ है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। मेन जो हमारा टाइम लगेगा सेक्शन 16, 17 और 18 को समझने में लगेगा। तो धीरे धीरे करेंगे, ध्यान से समझना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ खरीदे जाओगे तो उसका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक जनरल क्वेश्चन होता है जो सामने जब आप सीए क्वालिफाई करोगे आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मुझे इस चीज़ का इनपुट मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो क्या क्या कंडीशन का ध्यान रखना है। तो ये 2 सेक्शन है, सेक्शन 16 और 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, प्लस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, ज़िंदगी भर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर इसने बता दी, ये 4 चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या बात बोलते हैं, कहते हैं अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स डिज़ाइन, जीएसटी आने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स के पहले पुराने प्रोविजंस थे, जो एक्ट थे पुराने, क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्स पुराने लगाए हुए थे, कौन कौन से, एक्साइज ड्यूटी थी और सर्विस टैक्स था, ये आपको बताइए। वॉज गवर्नड बाय सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। ये दोनों कैसे चलते थे, सैनवेट क्रेडिट रूल्स, यानी कि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। देखो जीएसटी आने से पहले हमने डिस्कस किया था कि मेजरली 3 तरह के एक्ट होते थे, एक एक्साइज ड्यूटी होता था, एक सर्विस टैक्स होता था और एक वैट होता था। ये 3 थे, प्लस और भी काफ़ी सारे थे, इन सबको जोड़ के जीएसटी बनाया। तो हम मेजरली इन 3 की बात करेंगे। तो कहता है जीएसटी आने से पहले एक एक्साइज ड्यूटी था और दूसरा आपका था सर्विस टैक्स। ये दोनों किसको जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैट किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी, और इन दोनों में क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी क्या कंडीशन है, वो सारे डील करते थे सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। जैसे आपका जीएसटी के अंदर कुछ अलग से नहीं बनाया हुआ, इसके अंदर एक चैप्टर ही डाला हुआ है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ऐसे ही जीएसटी के अंदर इनपुट लेना है या नहीं, ये आईटीसी का चैप्टर बताता है। वैसे ही सर्विस टैक्स और एक्साइज के अंदर इनपुट लेना है नहीं मिल लेना, सारी बातें कौन बताता था, सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 बताते थे। एंड द क्रेडिट मैनेजर फॉर स्टेट लेवल वैट, और वैट जो है, वैट किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो वैट वाले प्रोडक्ट के ऊपर इनपुट मिलेगा या नहीं बताएगा, वो कौन बताता था, वो स्टेट्स का रिस्पेक्टिव वैट लो। जैसे हरियाणा में लेना है नहीं, हरियाणा का वैट लो, दिल्ली में दिल्ली का वैट लो, हर स्टेट का अपना अलग अलग वैट लो था। वो बताता था कि हमारी स्टेट के अंदर हम इसका इनपुट देंगे या नहीं देंगे। द वैट लेजिस्लेशन अलाउड आईटीसी ऑफ वैट ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स इन ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, बट नॉट ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स कमिंग इन द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑन विच सीएसटी वाज पेड। कहते हैं वैट के अंदर क्या होता था, मान लो मैंने हरियाणा से कोई चीज़ खरीदी, चाहे वो इनपुट है चाहे कैपिटल गुड्स। देखो मेजरली मेरी 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, वो मेरे लिए क्या है, इनपुट है। मैंने एसी खरीदा, वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। और मैंने मान लो सीए की सर्विस ली, वो मेरे लिए क्या है, सर्विस है। तो 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, कैपिटल गुड्स और सर्विस। अब जब पुराना एक्ट था उसके अंदर क्या होता था कि आप कोई भी चीज़ सेल करोगे विद इन द स्टेट तो क्या लगता था, वैट लगता था, चाहे वो इनपुट हो चाहे कैपिटल गुड्स हो। इनपुट बिके या कैपिटल गुड्स बिके, विद इन द सेम स्टेट बिक रहा है तो क्या लगता था, वैट। दूसरी स्टेट में बिकता था तो सीएसटी 2% मैंने आपको बता रखा है। और अगर जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, और सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स। अब इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या आ गया, जीएसटी। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सेल हो, चाहे सर्विस हो, सबके ऊपर ही क्या है, जीएसटी है। तो कहता है कि पहले क्या होता था, जब मान लो सेम स्टेट में, यानी कि मैंने हरियाणा से हरियाणा कोई भी इनपुट बेचे या कैपिटल गुड्स बेचे, तो जिस पे वैट लगना था तो सामने वाले को उस वैट का इनपुट मिल जाता था। लेकिन जब मैं दूसरी स्टेट में बेचता हूँ तो दूसरी स्टेट में बेचने पे क्या लगेगा, सीएसटी लगेगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी इनिशियल क्लासेस में कि जब आप दूसरी स्टेट में बेचते हो तो सीएसटी चार्ज होता है 2%, और सीएसटी का इनपुट सामने वाले पर्सन को नहीं मिलता। वही सेम बात ये यहाँ बोल रहे हैं। तो ये पुराने एक्ट्स में एक लूप होल भी था, एक इशू भी था कि सीएसटी का इनपुट नहीं मिलता था, तो वो अल्टीमेटली कॉस्टिंग में ऐड होता था।
फिर कहता है कि सैनवेट क्रेडिट रूल्स, जो हमारे सैनवेट क्रेडिट रूल्स थे वो वैट को डील नहीं करते थे, वो सिर्फ एक्साइज और सर्विस टैक्स के इनपुट को डील करते थे। कहता है अलाउड अवेलिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स पेड बोथ ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट एंड सर्विसेज बाय मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस द कंट्री। मैं मान लो एक्साइज में रजिस्टर्ड हूँ, तो अगर मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं कोई भी चीज़ खरीद के लाऊंगा जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी होगी या फिर सर्विस टैक्स लगा होगा, मुझे वो इनपुट मिल जाएगा। या फिर मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं कोई भी चीज़ खरीद के लाऊंगा जिसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा होगा या एक्साइज लगा होगा, मुझे इनपुट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप एक्साइज या वैट में एक्साइज या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन दोनों में से किसी पे रजिस्टर्ड हो, तो आप जो भी खरीद के लाओगे आपको इनपुट मिल जाता था। और अगर आप वैट में रजिस्टर्ड हो तो आप उसी सेम स्टेट के वैट से जो खरीद के लाओगे वो इनपुट मिल जाता था। डील कौन करता था? सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के इश्यूज डील करते थे आपका सैनवेट रूल्स, और वैट वाला रिस्पेक्टिव स्टेट के वैट लॉस। यहाँ पे इनपुट डील होता था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इनपुट के बारे में लिखा होता था। फिर कहता है द क्रेडिट अक्रॉस गुड्स एंड सर्विस वाज इंटीग्रेटेड बाय CCR रूल्स 2004 इन द ईयर 2004। पहले क्या होता था 2004 से पहले, जब आपके सैनवेट क्रेडिट रूल्स आए थे उससे पहले सर्विस टैक्स वाले को एक्साइज का इनपुट नहीं मिलता था और एक्साइज वाले को सर्विस टैक्स का नहीं मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, तो इनका एक कंबाइंड बना दिया जाए कि एटलीस्ट इन दोनों को तो आपस में एक दूसरे का इनपुट मिल जाए। तो ये चीज़ कब हुई थी? 2004 में। टू मिटिगेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेंट्रल लेवीज नेमली एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ताकि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की जो है कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे। जब सामने वाले को इनपुट मिल जाएगा तो वो उसको कॉस्टिंग में ऐड नहीं करेगा और टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। हाउएवर द क्रेडिट चेन रिमेन फ्रेगमेंटेड ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट लेवल वैट। वो कहते हैं कि 2004 में इन्होंने सेंट्रल लेवल के जो एक्ट थे उनमें तो इंटीग्रेशन कर दिया था सर्विस टैक्स और एक्साइज में, लेकिन जो वैट थे उनमें इंटीग्रेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि वैट हर स्टेट का अपना अलग अलग था। तो कहते हैं वैट में इंटीग्रेशन जो था वो नहीं हो पाया था, इसलिए वजह से ये इशू थे, इसलिए CST का इनपुट नहीं मिलता था और वैट का भी उसी स्टेट का होता था तो मिलता था। तो इन सब इश्यूज़ को दूर करने के लिए स्टेट और सेंट्रल लेवल को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लेके आए? हम GST लेके आए। तो कहते हैं चेन फर्दर गॉट डिसऑर्टेड एज ITC वाज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरस्टेट परचेज। जब इंटरस्टेट परचेज होती थी तो CST लगता था, उसका ITC नहीं मिलता था। तो कहता है कि कास्केडिंग इफेक्ट होता था जिसकी वजह से हमें GST लाना पड़ा। ये था इसका पुराना, जिसने पुराना सारा बताया, हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। अब ये आता है GST के ऊपर कि GST में क्या है। कहता है GST रिजाइम प्रॉमिस करता है सीमलेस क्रेडिट होगा गुड्स पे सर्विस का, एंटायर सप्लाई चेन आपकी सही चलेगी एक्सेप्ट कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन वाले को ना तो पीछे का इनपुट मिलता है ना ही वो आगे चार्ज कर सकता है। तो कहता है कि जब तक कंपोजिशन वाला ना हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस बेच रहा है वो ना हो, आपकी चेन जो है स्मूथली चलती रहती है। मैं कुछ खरीद के लाया, मुझे इनपुट मिल जाएगा, मैं आगे बेचूंगा, उसे इनपुट मिल जाएगा, चाहे विद इन सेम स्टेट हो चाहे दूसरी स्टेट हो, चाहे CGST SGST लगे चाहे GST, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इनपुट सबका एक दूसरे में एडजस्ट हो जाता है। तो कहता है इनफैक्ट इट इज़ द प्रोविजन ऑफ ITC विच इसेंशली मेक अ GST वैल्यू एडेड टैक्स। कहता है कि इस GST की इस चेन को सक्सेसफुल बनाने के पीछे सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? ITC का ही है, क्योंकि ITC का प्रोविज़न चैप्टर इस हिसाब से बना है कि हर चीज़ का इनपुट आगे वाले को मिलेगा, और मिलेगा तभी वो सीमलेस फ्लो बन पाएगा। तो फिर कहता है कि चैप्टर 5 जो है CGST का, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं IGST, प्रिस्क्राइब करता है प्रोविज़न रिलेटिंग टू ITC। स्टेट GST लॉ ऑल्सो प्रिस्क्राइब आइडेंटिकल प्रोविज़न, यानी कि जो हम CGST एक्ट में पढ़ने वाले सेम बातें कहाँ लिखी है? SGST एक्ट्स में लिखी है। इन द चैप्टर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 16, 17, 18, ये तीन आपके मेन जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पढ़ने हैं, 16, 17 और 18। फर्स्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ दीज सेक्शन टुगेदर विद द रेलिवेंट रूल्स। सेक्शंस पढ़ने हैं तीनों, प्लस साथ में इन तीनों के रूल्स पढ़ने। उसके बाद देखो ये तीन सेक्शन है हमारे जो 16, 17, 18 में पढ़ने हैं मेनली इसके अंदर। तो कहता है प्रोविज़न जो ITC के है CGST वाले सेम आपके IGST पे भी लगेंगे, सेम आपके SGST पे भी लग रहे हैं। तो ये तीन हमारे सेक्शंस हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशन के बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है पहला सेक्शन। तीन सेक्शन आपके मेनली ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं, 16, 17 और 18।
ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 16 सेक्शन किसके ऊपर है, आईटीसी लेना है उसके लिए क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए उसके बारे में बताता है, 17 किन का इनपुट नहीं मिलेगा वो बताता है, और 18 आपके कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हमारी रहेगी पूरी वो सेक्शन 16 के ऊपर रहेगी। सेक्शन 16 हमें अच्छे से इस क्लास में समझना है। तो सेक्शन 16 सबसे पहले नाम देखो, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, वो चेक कहाँ होगी, सेक्शन नंबर 16 में। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या बात बोलता है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल ध्यान से समझना, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। कहता है हर रजिस्टर्ड पर्सन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, कब क्रेडिट मिलेगा, उसकी क्या कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे कहाँ पे, रूल्स में। जहाँ भी वर्ड आ जाए प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में। एंड इन द मैनर, और मैनर क्या रहेगा यूज़ करने का वो बताते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 ध्यान करो, हम पेमेंट के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, इस चैप्टर में दोबारा आएगा। यूटिलाइजेशन कौन बताता है, सेक्शन 49। कहता है बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस चाहे बोथ। अगर आप पीछे कुछ चीज़ खरीद के लाए हो जिसके ऊपर आप टैक्स पे करके आए हो तो आपको उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, ये कहता है। लेकिन इसने बोला कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस भी कह रहा है वो देखनी पड़ेगी। टू बी यूज्ड, लेकिन वो चीज़ यूज़ कहाँ होनी चाहिए, इन कोर्स ऑफ, अंडरलाइन कर लो, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 सिर्फ एक छोटी सी बात कहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन पीछे से जो भी खरीद के लाएगा उसको उसका इनपुट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस है जो इस सेक्शन के अंदर और रूल्स में दी हुई है वो जरूर पढ़ लेना, प्लस जो इसका यूटिलाइजेशन है वो कौन बताएगा, सेक्शन 49 बताएगा, प्लस जो भी आप एसेट खरीद के ला रहे हो वो किस यूज़ के लिए होने चाहिए, बिजनेस यूज़, पर्सनल यूज़ ना हो। पर्सनल यूज़ होगा तो इनपुट नहीं मिलेगा। मैं एसी लेके आया, एसी मैंने लगाया बिजनेस के अंदर, मैंने एसी लाया अपने ऑफिस में लगाया तो मुझे इनपुट मिल जाएगा। मैं एसी लेके आया, एसी मैंने घर पे लगा दिया अपने, तो घर पे लगाया तो इनपुट नहीं मिलेगा। तो पहली बात हमने पढ़ी, इनपुट तभी मिलेगा जब वो चीज़ जो एसेट है या रॉ मटेरियल है, जो भी चीज़ है, जो भी सर्विस है, वो आपकी कहाँ पे यूज़ होगी, आपकी वो यूज़ होगी बिजनेस के अंदर। आप जिस भी चीज़ का इनपुट लेना चाह रहे हो अगर वो आपके बिजनेस के अंदर यूज्ड है तो आपको इनपुट मिलेगा, बिजनेस में यूज़ नहीं है तो इनपुट नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप रिटर्न में डालोगे इनपुट मिलेगा, वो आपके क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। पहली बात क्लियर है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 सिर्फ एक छोटी सी बात कहता है कि इनपुट तभी मिलेगा जब वो बिजनेस में यूज़ होगी, पर्सनल चीज़ों का इनपुट नहीं लोगे। अब आते हैं सब सेक्शन 2 पे, ये क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 16 है, धीरे धीरे आराम से करेंगे, हर सब सेक्शन में कुछ ना कुछ एक नई बात मिलेगी आपको। तो सब सेक्शन 1 में सिर्फ इतनी सी बात थी कि बिजनेस में यूज़ होना चाहिए। तो सब सेक्शन 2 पे आते हैं। कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ये जो सब सेक्शन 2 है सबको ओवर रूल करता है। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल टू द क्रेडिट ऑफ एनी आईटीसी। सब सेक्शन 1 में उसने क्या कहा, इनपुट ले लो, अगर बिजनेस यूज़ है तो ले लो, नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा। लेकिन सब सेक्शन 2 कहता है रुको, बिजनेस यूज़ है तो ठीक है ले लो, लेकिन कुछ चीज़ें और भी चेक करनी है, क्योंकि सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 को क्या कर रहा है, ओवर रूल। 1 तो कहता था हर बिजनेस चीज़ का इनपुट ले लो, लेकिन 2 कुछ और कहता है। 2 कहता है कि नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल टू आईटीसी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक इसने कुछ नीचे कंडीशन दी है, ये कंडीशन आप पूरी नहीं करोगे। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर आईटीसी लेना है तो ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सब सेक्शन 1 में कंडीशन क्या थी, बिजनेस यूज होना चाहिए। सब सेक्शन 2 की कंडीशन क्या है वो पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्लॉज है, ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। क्लोज है क्या कहता है, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन यानी कि आप जिस चीज़ का इनपुट ले रहे हो आपके पास बिल की कॉपी होनी चाहिए, इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए जिस इनवॉइस के बेस पे इनपुट ले रहे हो, या फिर डेबिट नोट के बेस पे इनपुट ले रहे हो तो डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हमने प्रिस्क्राइब कर रखा है रूल्स में। रूल्स अभी थोड़ी देर में आगे आ जाएंगे। तो रूल्स में वो लिस्ट देगा, कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्स बताएगा, आपके पास अगर इनमें से वो डॉक्यूमेंट है तो आपको इनपुट मिलेगा, अदरवाइज इनपुट नहीं मिलेगा।
मैंने एसी खरीदा, सामने वाले पर्सन ने मेरे को बिल ही नहीं दिया, तो जब तक बिल नहीं देगा मुझे इनपुट नहीं मिलेगा। बिल होना ज़रूरी है। पहली बात समझ में आ गई? क्या चीज़ होनी जरूरी है? बिल, इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया। तो उन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से, जो रूल्स में लिस्ट दी है उस लिस्ट में से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। पहली बात, बिल का होना जरूरी है। दूसरी, क्लोज बी, ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ। जिस भी चीज़ की इनपुट लेने की बात की जा रही है वो गुड्स या फिर वो सर्विस मुझे रिसीव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चीज़ मुझे रिसीव ही नहीं हुई और मैं इनपुट लेके बैठा हूँ। मैंने एसी का ऑर्डर किया, बिल आ गया, मैंने कहा पहली कंडीशन पूरी होगी, इनपुट मिल जाएगा। बिजनेस में यूज़ होना है, मैं कहा ठीक है इनपुट मिल जाएगा, लेकिन मुझे एसी ही अभी नहीं मिला। तो जब तक मेरे को एसी नहीं मिल जाता, मेरे ऑफिस में एसी नहीं आ जाता, मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। आपको गुड्स या सर्विस जिसके भी इनपुट लेने की बात हो रही है वो चीज़ आपको रिसीव होनी ज़रूरी है, आपके प्रीमाइस के अंदर आनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको रिसीव नहीं हो रही तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली थी बिल होना चाहिए, दूसरा है वो चीज़ भी मिलनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, सिर्फ इस क्लोज के लिए एक्सप्लेनेशन आई है। इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। कहता है कि डीम्ड कर लिया जाएगा कि उसको गुड्स या सर्विस मिल जाएंगे, नीचे केस दिए हुए हैं। हमारा जो क्लॉज बी था वो क्या कहता था कि आपको गुड्स या सर्विस मिलनी चाहिए, और नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई नीचे दो केस दिए हैं, ये केस अगर हो रहे हैं तो हम डीम्ड कर लेंगे कि मिल गई गुड्स या सर्विस। क्या केस है ऐसा? कहता वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। अगर गुड्स डिलीवर हो गए, सप्लायर ने कर दिए किसको? रेसिपिएंट को, यानी कि मुझे, मैं रेसिपिएंट हूँ, या फिर किसी और पर्सन पे ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने कहा कि भाई मेरा पर्सन आ रहा है उसको एसी दे देना, उसने उसको दे दिया एसी या मेरे को दे दिया। वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट, चाहे वो पर्सन मेरा एजेंट था या नहीं था, वैसे ही मेरे यहाँ काम करता था, मैंने भेज दिया। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट से पहले या ड्यूरिंग मूवमेंट। आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और अदरवाइज, चाहे ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय टाइटल हो या फिर अदरवाइज हो, कैसे भी हो। मतलब कि क्या कह रहा है वो? कहता है कि अगर गुड्स डिलीवर्ड हो गए, किसको? सप्लायर ने किसको कर दिए? या तो रिसिपिएंट को, मेरे को, मेरे ऑफिस में डिलीवर कर दिए, या फिर मैंने जिस पर्सन को कहा था उसको डिलीवर कर दिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट है, जैसे हमने एक कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल लिया था, मैंने कहा कि ये चीज़ है भाई, वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, मैंने कहा वो कोल्ड ड्रिंक आपको लेके आनी है 50 कैरेट, लेकिन मेरे ऑफिस में नहीं लेके आनी, मेरा कैटरिंग का काम है, मान लो मेरा कैटरिंग का काम है, तो मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक आपको मेरे ऑफिस में नहीं लेके आनी, आपको फंक्शन चल रहा है सेक्टर 14 में, सेक्टर 14 में कम्युनिटी सेंटर में ही डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक भिजवानी है। तो इस केस में गुड्स मेरे को रिसीव नहीं हुए, गुड्स कहाँ रिसीव हुए? डायरेक्ट उस क्लाइंट पे, जहाँ पे जगह उसकी थी वहाँ पे रिसीव हुए। तो इस केस में भी डीम्ड कर लिया जाएगा कि गुड्स आपको रिसीव हो गए। तो गुड्स कब रिसीव माने जाएंगे? जब वो डिलीवर्ड कर दिए गए, या तो मुझे या फिर जिसको मैंने बोला था उसको, मेरी डायरेक्शन के ऊपर। तो जैसे डिलीवर होंगे इनपुट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। मान लो मेरा कैटरिंग का काम है, अब कैटरिंग का काम है तो मैं खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें, सर्विसेज वगैरह लूँगा। अब ये सर्विसेज कहाँ पे ली जाएगी? जहाँ पे फंक्शन हो रहा है वहाँ पे ली जाएगी। मैं यूँ तो है नहीं कि कहूँगा कि भाई पहले कोल्ड ड्रिंक मेरे ऑफिस ले गया फिर ऑफिस से लेके जाइए, एक बार यहाँ पे ले आ ताकि मुझे इनपुट मिल जाए। नहीं, ऑफिस के अंदर लाना ज़रूरी नहीं है। आपको गुड्स रिसीव होने चाहिए, वो चाहे आपको डिलीवर्ड हो गए या आपकी डायरेक्शन पे किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर हो गए, तो भी हम डीम्ड मान लेंगे कि गुड्स आपको डिलीवर्ड हो गए हैं। क्लियर है? तो ये एक्सप्लेनेशन आई इस पे। एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है सर्विसेज के केस में। देखो सर्विस तो डिलीवर्ड होती नहीं, सर्विस कैसे पता चलेगी मेरे को रिसीव हो गई? मैंने कोई सर्विस ली, उसका कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा है, उसका कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। आप अब क्लास ले रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट क्या? आपने क्लास लगाई ना लगाई, इस क्लास का क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास रिटर्न में कि आपने ये क्लास लगाई है या नहीं लगाई। तो सर्विसेज जो होती है, गुड्स तो फिर भी चलो मुझे रिसीव्ड हो गए दिख जाएगा, कोई आके पूछेगा गुड्स रिसीव हो गए, मैं कहूँगा हाँ रिसीव हो गए, देखो ये एसी लगा हुआ है ऑफिस में। लेकिन सर्विस रिसीव हुई नहीं हुई उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, कब रिसीव होती है कब नहीं, इसका कुछ नहीं होता। तो उसने एक्सप्लेनेशन दी, कहता सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ, या तो सप्लायर को या उसके डायरेक्शन पे किसी और पे,
एंड ऑन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसके अंदर डिलीवर्ड का केस हमें नहीं देखना, वो डीम्ड मान ली जाएगी कि डिलीवर्ड हो गई। सर्विस जैसे ही प्रोवाइड होगी वो प्रोवाइड को ही डीम्ड मान लेगा। तो इस केस में हमें जो है ये आपकी एग्जम्पशन हेल्प करती है एक्सप्लेनेशन। दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन बिल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो प्रोडक्ट है गुड्स, वो गुड्स आपको रिसीव्ड हो गया हो या सर्विस आपको रिसीव्ड होगी हो। सर्विस रिसीव्ड कैसे होगी, प्रोवाइड होगी मतलब रिसीव्ड हो गई, ठीक है, ज़्यादा नहीं चेक कर सकते हम। गुड्स कैसे चेक करोगे, गुड्स मेरे ऑफिस में या मेरी डायरेक्शन पे थर्ड पर्सन पे कहीं पे भी पहुंचा दिए तो वो डिलीवर्ड जैसे ही होंगे। गुड्स जैसे ही डिलीवर्ड हुए रिसीव्ड मान लिए जाएंगे, सर्विस जैसे ही प्रोवाइड हुई रिसीव्ड मान ली जाएगी। हाँ, मेरे को मिली होनी चाहिए या डिलीवर्ड कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, तीसरी कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए वो सेफर साइड चलेंगे। टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, जो इसका टैक्स बनता है वो सरकार को पे हो जाना चाहिए, आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई। तीसरी कंडीशन क्या है, मैं AC खरीद के लाया, पर्सन आया मेरे पास, उसने कहा ये AC है 50,000 रुपये का, मैं कहा बिल दो। सबसे पहली कंडीशन क्या चाहिए मुझे, बिल। उसने मुझे बिल दे दिया, मैं कहा हाँ पहली कंडीशन पूरी। मैंने कहा दूसरी कंडीशन AC दिखाओ का है, कहता ये AC लेके आया, मैं कहा हाँ AC यहाँ छोड़ दो, दूसरी कंडीशन पूरी, मुझे AC मिल गया। तीसरी कंडीशन, सामने वाले पर्सन ने 50,000 का AC था, उस पर 10,000 रुपये का टैक्स था, GST था। मैंने कहा क्या आपने 10,000 रुपये का GST जमा कर दिया? वो कहता है हाँ मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कर दोगे ना इस महीने? उसने कहा हाँ इस महीने कर दूंगा, ड्यू डेट आएगी, टेंशन मत लो मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है ड्यू डेट आएगी, कर देना पे। दो केस लेके चलते हैं। केस नंबर 1, ड्यू डेट आई, उसने टैक्स पे कर दिया। टैक्स कौन सी रिटर्न में पे करेगा, 3B में, और वो मेरी डिटेल किस रिटर्न में डालेगा, R1 में। GST R1 में उसने मेरी डिटेल डाल दी कि मैंने इस पार्टी को बेचा है और 3B में टैक्स पे कर दिया। मैं जैसे ही अपना 2A खोलूँगा, 2A में दिखा देगा, जैसे ही वो रिटर्न फाइल करेगा 2A में दिखा देगा कि हाँ भाई उस पर्सन ने यहाँ पे कर दिया पे, देखो आ गया, तो मुझे इनपुट मिल गया। यानी कि इनपुट लेने की एक तरह से कंडीशन क्या है, वो मेरे 2A में आना चाहिए। 2A में कब आएगा, जब वो पर्सन टैक्स पे कर देगा। मान लो उस पर्सन ने रिटर्न नहीं फाइल करी, मैं वेट करता रहा, उसने फाइल नहीं करी रिटर्न, मैंने इनपुट नहीं लिया, मैं नहीं ले पाया। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तूने कहा था कि टाइम से रिटर्न फाइल कर देगा, तूने फाइल ही नहीं करी। कहता वो थोड़ा सा पैसे का इशू है, पैसे नहीं है अभी, 2-4 दिन में पैसे आ जाएंगे, मैं तब फाइल कर दूंगा। मैंने फिर वेट किया, चलो ठीक है 2-4 दिन में पैसे आ जाएंगे, फाइल कर देगा, मैं तब ले लूँगा इनपुट। मैं वेट करता रहा, उसने पैसे नहीं भरे। मैंने इनपुट मान लो ले लिया। मैंने इनपुट कैसे लिया, 3B में लिया। अब 3B में मैं इनपुट लेके बैठा हूँ, लेकिन वो जब तक टैक्स नहीं भरेगा मेरे 2A में नहीं आएगा। तो सरकार ने मुझे नोटिस निकाला, कहता जी आपने एक 3B में इनपुट ले रखा है, लेकिन 2A में सामने वाली पार्टी ने चढ़ा नहीं रखा। मैंने कहा हाँ देखो मेरे पास बिल है, पहली कंडीशन। दूसरी ये देखो मेरे ऑफिस आके चेक करो, AC लगा हुआ है, दूसरी कंडीशन। उसने कहा तीसरी कंडीशन। मैंने कहा तीसरी कंडीशन थी उसने टैक्स पे कर दिया हो। कहता तो क्या उसने टैक्स पे किया? मैंने कहा नहीं उसने टैक्स पे नहीं किया। तो कहता आपको इनपुट कैसे मिल जाएगा? जब तक सप्लायर टैक्स नहीं पे करेगा मुझे इनपुट कैसे मिल जाएगा? मैंने कहा इसमें मेरी सिरदर्दी क्या है, मेरी दिक्कत क्या है? मैं देख के माल लाया, मैंने उसको पैसे भी पूरे दिए, मैंने 50,000 का ऐसे लिया, मैंने उसको पूरे दे दिए। अब वो सरकार को दे नहीं रहा, या दे रहा है नहीं दे रहा, लेट दे रहा है, ये मैं कैसे देखूं? कहता है आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले GST की साइट पे जाओ, जिससे खरीद रहे हो उसका GST नंबर डालो। हम वहाँ पे समरी दिखाते हैं कि ये पर्सन अपनी पिछली रिटर्न टाइम पे भर रहा है या नहीं भर रहा। आप चेक करो, अगर वो अपनी रिटर्न टाइम पे भर रहा है तो उससे माल खरीदो, रिटर्न टाइम से नहीं भर रहा तो माल मत खरीदो। मैंने उसका खोल के देखा GST नंबर, मैंने कहा तो पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहा। मैंने कहा मैं तो गलत पार्टी से माल ले लिया, इससे लेना ही नहीं चाहिए था, ये तो रिटर्न में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, साफ दिख रहा है। तो कहता फिर गलती किसकी है? आपकी। क्योंकि जो पर्सन पिछले काफ़ी टाइम से रिटर्न जो है फाइल नहीं कर रहा, तो आप ऐसे पार्टी से माल ही नहीं खरीदो। यानी कि तीसरी कंडीशन क्या है? मैं जिस भी पार्टी से माल खरीदूंगा सबसे पहले GST की साइट पे जाके उसका GST नंबर डाल के ये ज़रूर चेक करूंगा कि वो अपना टैक्स टाइम पे भर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर उसने मेरे वाली ट्रांजैक्शन का टैक्स नहीं भरा तो मुझे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? तो 3 कंडीशन होगी हमारी। पहली, मेरे पास बिल होना चाहिए, AC वाला आया मैंने AC का बिल लिया। दूसरा, मुझे रिसीव होने चाहिए गुड्स, AC मेरे पास होना चाहिए। और तीसरी चीज़, वो पर्सन अच्छा पर्सन हो, यानी कि टैक्स टाइम पे भर दे। अगर उसने टैक्स आपका नहीं भरा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा।
सरकार ये नहीं कहेगी कि आपकी बाकी कंडीशन पूरी है। सरकार सिंपल बोलेगी कि भाई आपने जिससे माल खरीदा उसने हमें जब टैक्स ही नहीं दिया तो हम आपको इनपुट कैसे दे दें। तो तीसरी कंडीशन थी कि सामने वाले पर्सन ने टैक्स भर दिया। चौथी कहता ही हैज़ फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 यानी कि 3B या 4 जो भी उसकी बनती है, सेक्शन 39 की रिटर्न जानी चाहिए। तो कहता है उसने टैक्स भी भर दिया हो, ये ना हो कि टैक्स भर के बैठा है रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा, रिटर्न भी फाइल होनी जरूरी है। तो टैक्स भी भर दिया हो, रिटर्न भी फाइल कर दियो। तो अगर आपको इनपुट लेना है तो हमारे यहाँ पे सबसेक्शन जो 2 था वो खत्म हो गया। सबसेक्शन 2 4 कंडीशन बोलता है, पहला बिल होना चाहिए या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है, दूसरा गुड्स आपको रिसीव होनी चाहिए, अगर डिलीवर्ड हो गया या सर्विस प्रोवाइड होगी उसको भी रिसीव्ड मान लिया जाएगा, और तीसरा जो है आपका वो है कि सामने वाले पर्सन ने टैक्स भर दिया हो, चौथा है उसने रिटर्न भी फाइल कर दी हो। तो जिससे भी माल खरीदो देख के खरीदना कि वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहा है या नहीं, टैक्स टाइम पे भर रहा है या नहीं। अगर वो अपनी रिटर्न और टैक्स नहीं कर रहा टाइमली तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये 4 कंडीशंस है सबसेक्शन 2 की सेक्शन 16 में। आगे देखते हैं, इसके कुछ प्रोवाइजो भी है। पहला प्रोवाइजो कहता प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स। कई बार क्या होता है गुड्स हमारे लॉट्स में आता है या इंस्टॉलमेंट्स में आता है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल, रजिस्टर्ड पर्सन को एंटाइटल कैसे है, द क्रेडिट इनपुट कब मिलेगा, जब उसको क्या अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने 10,000 गुड्स मंगवाए, मैंने ऑर्डर दिया 10,000 गुड्स का। अब 10,000 गुड्स उसने कहा 2-2 हज़ार करके 5 बारी में भेजूंगा। मैंने कहा ठीक है, पहले 2,000 गुड्स आए, बिल आ गया पूरे का। तो बिल आ गया तो क्या मैं इनपुट ले सकता हूँ, बिल आ गया, मुझे बिल मिल गया, बिल कितने का 10,000 यूनिट का, क्या मैं पूरे 10,000 का इनपुट ले सकता हूँ, नहीं। यूनिट अभी कितनी आई हैं 2,000, तो क्या प्रपोर्शनेटली 2,000 का इनपुट ले लूँ, नहीं। ये प्रोवाइजो मना कर देता है। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर आपको किश्तों में सामान आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, तो इनपुट कब मिलेगा, जब आखिरी लौट आएगा। 2 एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से समझना। 10,000 यूनिट था, 2-2 हज़ार करके 5 बार आए, बिल आया इकट्ठा 10,000 का। तो जब बिल आया तब मैं इनपुट नहीं ले सकता क्योंकि बिल तो रिसीव हो गया लेकिन गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए। गुड्स 2,000 रिसीव हुए, क्या 2,000 का इनपुट ले सकता हूँ, नहीं। 2,000 का भी नहीं ले सकते क्योंकि प्रोवाइजर रोक देता है। इनपुट कब मिलेगा, इनपुट पूरा का पूरा इकट्ठा मिलेगा, पूरे 10,000 का इकट्ठा मिलेगा। कब मिलेगा, जब आखिरी लॉट आ जाएगा, यानी कि जब पूरे का पूरा 10,000 आ जाएगा। उसको टैक्स पे कब करना है, वो जैसे ही बिल काटेगा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इनपुट कब मिलेगा, मुझे इनपुट मिलेगा जब आखिरी लॉट आएगा। ठीक है, सप्लायर टैक्स कब पे करेगा, सप्लायर ने बिल काटा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन रेसिपिएंट को इनपुट कब मिलेगा, जब उसको आखिरी लॉट रिसीव होगा तब इनपुट मिलेगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान लो वो 2-2 हज़ार करके बेच रहा है, बिल भी वो 2-2 हज़ार करके काट रहा है। उसने 2,000 यूनिट बेचे, साथ 2,000 का बिल, फिर 2 बेचे, फिर 2 का बिल। अब मुझे इनपुट मिल जाएगा, हाँ अब मुझे इनपुट मिल जाएगा। हर 2,000 यूनिट आ रहे हैं, साथ बिल आ रहा है, उसका मैं इनपुट लेता रहूँगा। तो ऐसे केसेस में आपको इनपुट मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका एक बिल के अंदर जो क्वांटिटी है वो टुकड़ों में आ रही है, तो उस बिल का इनपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आखिरी टुकड़ा नहीं मिल जाता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये था पहला प्रोवाइजो। दूसरा कहता प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और प्रोवाइजो है, वेयर ए रेसिपिएंट फेल्ड टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अब मैंने उससे गुड्स खरीदे तो बात किसकी आती है, पैसे की। मैंने पैसा ही नहीं दिया होगा। मैंने अगर एसी खरीदा है तो बात किसकी आती है, पैसे की आती है। मैंने तो पैसा ही देना है। तो कहता है अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ऑब्वियस सी बात है पैसा। अदर देन द सप्लाईज ऑन विच ही इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वाला केस छोड़ दो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो मैंने टैक्स पे करना है, मैंने इनपुट लेना है, वो केस छोड़ दो। द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि जो अमाउंट बनती है वो नहीं दी मैंने, अलोंग विथ टैक्स पेबल, और साथ में टैक्स पेबल नहीं दिया। कब तक नहीं दिया, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिन तक मैंने उसका पैसा नहीं दिया। ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर एन अमाउंट इक्वल टू द ITC अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट। एक अमाउंट, कितनी अमाउंट, जितना आपने ITC लिया हुआ है उतनी ऐड कर दी जाएगी। कहाँ पे, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, अलोंग विद इंटरेस्ट।
मैंने आज एसी खरीदा, कंडीशन चेक करी, बिल है, एसी आ गया, उसने टैक्स भर दिया, उसने रिटर्न भर दी, ठीक है, मैंने इसका इनपुट ले लिया। प्रोवाइजर 2 क्या बोलता है, कहता है आपने एसी का इनपुट ले लिया। अगर आपने इनवॉइस की डेट से 180 दिन तक उसके एसी के पैसे प्लस एसी पे लगने वाले टैक्स के पैसे उसको नहीं दिए, तो आपने इनपुट कब लिया था? इनपुट लिया था आपने जब खरीद के लाए थे, तभी ले लिया था। तो इनवॉइस की 180 दिन तक अगर आपने उसको पेमेंट नहीं की, ना तो टैक्स की ना उसकी एसी की, तो अगर वो आप पेमेंट नहीं करते तो आपने जितना इनपुट लिया था वो सारा का सारा इनपुट आपको 180 दिन पूरे होते ही क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, यानी कि आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। जितना आप इनपुट ले चुके हो आपको इनपुट वहाँ से हटाना पड़ेगा, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के, और आपको सरकार को वापस भरना पड़ेगा, ये कहते हुए कि मैंने ये इनपुट लिया था लेकिन मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो मैं आपको इनपुट वापस कर रहा हूँ। ये कंडीशन भी डाल दिएगा। अगर मैं कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ और उस चीज़ की पेमेंट मैं 180 दिन तक सप्लायर को नहीं करता, तो मुझे सेकंड प्रोवाइजो के अकॉर्डिंगली जितना इनपुट मैंने क्लेम किया था वो इनपुट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। आधी पेमेंट कर दी तो आधा इनपुट रिवर्स। जितनी प्रोपोर्शनेट पेमेंट करोगे उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट ले सकते हो, बाकी सारा रिवर्स करना पड़ेगा। मान लो 50,000 का एसी था, 25,000 दे दिए, तो आधा इनपुट रख लो, आधा वापस करो। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, एक और प्रोवाइजो है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 180 दिन होते ही मैंने रिवर्सल कर दी, मान लो उसके हफ्ते बाद मैंने वो पेमेंट कर दी, तो क्या मैं उसको दोबारा ले सकता हूँ? बिल्कुल। 180 दिन तक अगर पेमेंट नहीं करते तो जितनी पेमेंट नहीं की उसका प्रोपोर्शनेटली आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, यानी सरकार को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और उसके बाद अगर आप वो पेमेंट कर देते हो तो जितनी रिवर्सल करी थी उतना आप वापस से इनपुट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ये इसी के साथ सेकंड प्रोवाइजो के साथ ये थर्ड, कि आप इनपुट आपको मिल जाएगा मेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अलोंग विद टैक्स पेबल देयर ऑन। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको वापस से इनपुट मिल जाएगा। तो सेकंड प्रोवाइजो मना करता है, थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि 180 दिन के बाद जब भी पेमेंट करोगे आपको वापस से इनपुट आपका मिल जाएगा। तो ये था अभी छोटा सा हमारा सबसेक्शन 2। पहले दोनों सबसेक्शन क्लियर हो गए। सबसेक्शन 1 कहता था बिजनेस में यूज़ होगा तो इनपुट मिलेगा। सबसेक्शन 2 कहता है 4 कंडीशन ये पूरी होगी तो इनपुट मिलेगा। प्रोवाइजो एक तो आपका 180 दिन का पेमेंट वाला सिस्टम है कि 180 दिन में पेमेंट ज़रूर कर देना, और उसके बाद करोगे तो फिर बाद में आपको वापस मिल जाएगा। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 3 पे चलते हैं। कहता वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से समझना, मैं 50,000 का एसी लेके आया, मान लो इसमें 40,000 की वैल्यू थी, 10,000 का था इनपुट, 50,000 की मैंने पेमेंट करी, 40,000 एसी के थे, 10,000 टैक्स के थे। अब मुझे 10,000 का मैंने इनपुट ले लिया, डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा ये बताना, 40,000 पे या 50,000 पे? डेप्रिसिएशन एसी की वैल्यू एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मिलेगा यानी कि 40,000 पे, या फिर इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी मिलेगा 50,000 पे। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लोगे किस वैल्यू पे लोगे, 40 पे या 50 पे? अगर तो आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो 40,000 पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 50,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये में 40,000 आपकी फिक्स्ड एसेट खड़ी होगी, उस 40,000 पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और जो 10,000 है उसका क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। तो आपने 50,000 रुपये दिए थे, 50,000 में से 10,000 आपका इनपुट और 40,000 की एसेट, तो डेप्रिसिएशन भी कितने पे, 40,000 पे। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन पूरा 50,000 पे ले लिया, वो कहता है अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया पूरा 50,000 पे तो फिर हम आपको इनपुट नहीं देंगे। आपने डेप्रिसिएशन 50,000 पे ले लिया, इसका मतलब आपने फिक्स्ड एसेट कितने की बना दी, 50,000 की, तो फिर इनपुट किस बात का, फिर तो इनपुट मिलना नहीं चाहिए आपको। आपने अगर क्रेडिट वाले पैसे को अपनी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया तो फिर हम इनपुट नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना, जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा एक्सक्लूडिंग वैल्यू पे होता है। अगर आप इंक्लूडिंग पे ले रहे हो तो जो जीएसटी के अमाउंट है वो कहता है या तो इस पे इनपुट ले लो या फिर डेप्रिसिएशन एक चीज़ ले लो। अच्छा बेनिफिशियल कौन सा है ये बताओ, डेप्रिसिएशन लेना बेनिफिशियल है या इनपुट लेना चाहिए? इनपुट, क्योंकि इनपुट क्या है, मेरे हाथ के हाथ लेजर में आ जाएगा, मैं उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। 10,000 का इनपुट है तो 10,000 यूज़ हो जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, कई सालों में मिलेगा, और वो कैश में नहीं मिलता, वो तो सिर्फ मेरा एक खर्चा आ जाता है, उतने का मेरा टैक्स बच जाता है।
तो फ़ायदा किसको लेने में है? इनपुट लेने में, डेप्रिसिएशन लेने में फ़ायदा नहीं है। बात क्लियर है? तो ये था हमारा प्रोवाइजो। पढ़ते हैं सब सेक्शन 3 क्या है। कहता है अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट, यानी कि उस 10,000 पे ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, उसको कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट मानते हुए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो जो ITC है वो कहता है हम अलाउ नहीं करेंगे। इसने साफ साफ बोल दिया अगर आप 10,000 पे डेप्रिसिएशन ले गए तो हम ITC आपको नहीं देंगे। अब आता है सब सेक्शन 4। ये क्या कहता है? कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC, रजिस्टर्ड पर्सन को ITC नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेक्शन 39 यानी कि 3B, सितंबर महीने की 3B जो 20 अक्टूबर को जाने वाली है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस रिलेट और फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या बात बोलते हैं? अभी मान लो सितंबर का महीना चल रहा है, मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं सितंबर में इसका इनपुट लेना भूल गया, अक्टूबर में ले लो, अक्टूबर में भूल गया, नवंबर में ले लो, नवंबर भूल गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चला गया, भूल गया मैं, मेरे को याद ही नहीं रहा लेना। आपने कोई चीज़ खरीदी, आपका क्या उसका इनपुट उसी महीने लेना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है उस महीने लो, अगले महीने ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, 3 महीने मैक्सिमम। कब तक ले सकते हो इनपुट? कब तक आपको याद आ जाए तो ले सकते हो। वो साल ख़त्म होने के बाद। इनपुट कब का? सितंबर 2020 का। साल कब खत्म होगा? मार्च 2020 में। साल खत्म होने के बाद जो सितंबर की 3B जानी है यानी कि 20 अक्टूबर, उस तक ले लो, या फिर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कब जानी होती है? 31 दिसंबर को। लेकिन अगर पहले चलेगी तो दिक्कत है। तो सितंबर की 3B या फिर एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो भी पहले जाएगी उस तक अगर आप ले लोगे तो वो इनपुट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। मान लो मेरा इस सितंबर 2020 का इनपुट था, मैं भूल गया लेना, मेरे को याद आया अगले साल अक्टूबर में, तो क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं। अगर मेरी सितंबर 2021 की 3B जा चुकी है तो अब मैं नहीं ले सकता। मान लो मुझे अगस्त में याद आ गया लेकिन मैं एनुअल रिटर्न भर चुका हूँ तो ले सकता हूँ? नहीं। एनुअल रिटर्न फाइल कर चुके तो भी नहीं ले सकते। तो एनुअल रिटर्न या सितंबर की 3B, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चली गई तो फिर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी साल इनपुट लेना भूल भी गए तो अगले साल सितंबर तक या एनुअल फाइलिंग से पहले पहले ले लेना, मिल जाएगा। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, फिर आपका वो लैप्स हो गया। बात क्लियर है? तो ये छोटा सा था हमारा सेक्शन 16, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन 16 में हमने देखे 4 छोटे छोटे सब सेक्शन थे। पहला कहता था बिजनेस यूज़, दूसरे ने कुछ 4 कंडीशंस बताई, तीसरे ने कहा डेप्रिसिएशन, और चौथे ने क्या कहा? चौथे ने आपका बोला कि लास्ट डेट कब है इनपुट लेने की, सितंबर या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब ऊपर हम एक रूल की बात हुई थी, ऊपर उसने कहा था सब सेक्शन 2 के अंदर पहला जो पॉइंट था एक लॉज, उसने कहा था आपके पास बिल होना चाहिए, और वो बिल कौन कौन से हो सकते हैं? वो प्रिस्क्राइब्ड है। तो वो देखते हैं रूल 36 कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। आपको इनमें से आपके पास कोई होगा तो आपको इनपुट मिल जाएगा। कहता ITC शैल बी अवेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग IST ऑन द बेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो इनपुट मिल जाएगा। कौन सा? या तो बिल हो, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कटा हुआ बिल, या फिर इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लोज F ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31। यानी कि किसकी बात कर रहा है? रिवर्स चार्ज वाली। रिवर्स चार्ज वाला इनवॉइस है और आप उसकी पेमेंट कर चुके हो तो भी इनपुट मिल जाएगा। मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज बनता था, तो रिवर्स चार्ज बनता है तो टैक्स किसने पे करना है? मैंने ही पे करना है, और वो मैंने पे कर भी दिया। तो रिवर्स चार्ज वाला जो चला बिल कटेगा, इनवॉइस कटेगा, और मैंने उसका टैक्स भी अगर पे कर दिया तो उसके बेस पे भी मुझे इनपुट मिल जाएगा। मैंने ही टैक्स पे किया, मैंने ही क्या ले लिया? इनपुट ले लिया। तीसरा डेबिट नोट, अगर सप्लायर ने सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग डेबिट नोट काट के दिया हुआ तो डेबिट नोट के बेस पे भी आपको इनपुट मिल जाएगा। डेबिट नोट क्या होता है? वैल्यू को बढ़ाता है, और क्रेडिट नोट क्या करता है? वैल्यू को कम करता है। बिल ऑफ एंट्री, कई बार मैं क्या करता हूँ, गुड जो है इंपोर्ट करता हूँ दूसरी कंट्री से, तो दूसरी कंट्री से जब इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ इनवॉइस नहीं होता, वहाँ क्या होती है? बिल ऑफ एंट्री होती है। तो उस केसेस में जो GST चार्ज होता है वो बिल ऑफ एंट्री पे चार्ज होता है, तो वहाँ पे उस बिल ऑफ एंट्री के डॉक्यूमेंट के बेस पे भी आपको इनपुट मिल जाएगा। या लास्ट है IST वाला इनपुट कैसे बांटता है? अपने बिल काट के। तो IST वाले ने जो आगे बिल काटा हुआ है या क्रेडिट नोट डेबिट नोट काटा हुआ है तो उसके बेस पे भी आपको इनपुट मिल जाएगा।
तो ये कुछ उसने बता दिए रूल्स में किस किस के बेस पे इनपुट मिलेगा। फिर आगे सेकंड पॉइंट कहता है ITC शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ़ ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स, जितने भी एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स हैं जो उसमें जाने हैं सेट डॉक्यूमेंट्स में, इज़ फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR2 बाय सच पर्सन। सिर्फ बिल होना ही नहीं चाहिए, बिल की सारी चीज़ें सही ठीक ठाक से उसने अपने रिटर्न में भी फाइल करी हो। मैंने आपको बताया था जब GSTR1 हम भरते हैं तो उसके अंदर इन्वॉइस की डिटेल, इन्वॉइस का नंबर, सामने वाले का GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, GST सब कुछ मांगता है, और वो सारी चीज़ें जैसे ही मैं फिल करता हूँ सामने वाले के 2 में भी चली जाती है। तो वो कहता है कि बिल तो होना ही चाहिए, साथ साथ बिल के सारे पर्टिकुलर सही आपकी GSTR1 में भी भरे होने चाहिए ताकि सामने वाले के 2 में भी शो हो जाए। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है, इफ़ द सेट डॉक्यूमेंट, अगर उसमें सारे डिटेल्स नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सारे पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे हैं जो ज़रूरी है, ये तो होने ही चाहिए। कौन कौन से? ये सारे वही पर्टिकुलर बता रहे हैं जो GSTR1 में जाते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए, टोटल वैल्यू होनी चाहिए, GSTN नंबर होना चाहिए सप्लायर रेसिपिएंट दोनों का, प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, और इनपुट टैक्स में भी अवेल्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस रूल में इसने क्या बताया? इस रूल में इसने सबसे पहले तो बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट के बेस पे आगे वाले को इनपुट मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो GSTR2 में भी आनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइजो सारी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जो मेन है वो तो आनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है नो ITC शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ITC नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स दैट हैज़ बीन पेड इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आपने भरा है और अगर वो फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट का निकला तो। मान लो मैं टैक्स नहीं भरता था, मेरे यहाँ पे रेड पड़ी, उन्होंने कहा भाई आपने देखो इतनी टैक्स की चोरी की हुई है। मैंने कहा अच्छा अभी क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा ये टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने कहा रुको मैं बिल काट देता हूँ, मैं बिल काट के टैक्स भर देता हूँ और वो बिल मैं जिसको काटूंगा उसको इनपुट मिल जाएगा। यही मतलब हुआ ना। मान लो डिपार्टमेंट वाले आए रेड, उन्होंने निकाला कि जी आपने 1 करोड़ रुपए की सेल कम दिखाई है, 1 करोड़ की सेल कम दिखाई है, उस पर 10 लाख रुपए का टैक्स भरा है। मैंने कहा ठीक है मैं 10 लाख रुपए टैक्स भर देता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए की सेल का बिल काट देता हूँ। किसके नाम? आपके नाम काट दिया मान लो मैंने कहा एक मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने माल बेचा हुआ ये 1 करोड़ का, मैंने उसको बिल काट दिया और ये 10 लाख रुपए टैक्स, तो मैंने 10 लाख रुपए टैक्स जमा कर दिया। लेकिन क्या सामने वाले को उसका इनपुट मिल जाएगा? नहीं। अगर कोई भी बिल ऐसा काटा गया है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद, गवर्नमेंट ने जब गलती पकड़ ली उसके बाद काटा गया, आपने फ्रॉड किया था, आपने विलफुल मिसस्टेटमेंट किया था, कुछ ऐसा काम किया था, तो सामने वाले को इनपुट उसका हम नहीं देगा। वो कहते हैं कि हमने ये गलती पकड़ी है आपकी, अगर आपने ये 1 करोड़ का बिल हमारे आने से पहले काट दिया होता तो इनपुट मिल जाता, लेकिन अब हमने क्लियर कर ढूंढ लिया कि ये केस किसका है? फ्रॉड का केस है। यानी कि आपने उसको कोई माल वाल नहीं बेचा था, सिर्फ बिल काट के दे रहे हो ताकि इनपुट पास ऑन हो जाए, तो फिर यहाँ पे इनपुट उसको नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान समझना। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक क्लाइंट था, मान लो फ्रेंड था, उसने क्या किया? बिलिंग का काम करता है वो। बिलिंग का काम क्या होता है? वो क्या करता है कि बिल खरीदता है और आगे बिल बेचता है। बिल खरीदता है मतलब उस किसी पार्टी के पास इनपुट एक्स्ट्रा पड़ा है, उसने कहा मेरे पास इनपुट एक्स्ट्रा पड़ा है, क्या करूँ? उसने कहा मेरे को बिल काट के दे दे। कहता कितना इनपुट पड़ा है? कहता 10 लाख रुपए का इनपुट पड़ा है। कहता मेरे को बिल काट के दे दे, 50-50 कर लेंगे। ठीक है, 50-50 कर लेंगे। मतलब उसने कहा कि भाई तेरा तो 10 लाख का इनपुट बेकार पड़ा है, अब पड़ा है, मान लो रिफंड की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ऐसा कोई केस आ गया, उसको रिफंड नहीं मिल रहा, या उसको अपनी सेल ज़्यादा दिखानी है तो उसको बिल काटना है। कई रीज़न होते हैं कि हमें बिल काटना होता है। तो उसने कहा देखो मैं तो बिल काट के फेंकूंगा 10 लाख रुपए का। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, एक बार इसको छोड़ो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आप मान लो एक आपके घर में पेंट हो रहा है, आप पेंट वाले के पास गए, आपने कहा भी मुझे घर पे पूरे में पेंट कराना है, कितना खर्चा है? उसने कहा देखो 2 लाख रुपए का पेंट लगेगा, उसके ऊपर मान लो 20,000 रुपये का GST है। आपने कहा 2 लाख का पेंट है, 20,000 रुपये का GST है। आपने कहा GST बचाने का कोई तरीका? उसने कहा बचाने का तो तरीका नहीं है, आप कोई GST नंबर दोगे तो मैं डाल दूंगा, आपको इनपुट मिल जाएगा। आपने कहा नहीं भाई मैं GST ऐसे इनपुट नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल खर्चा है, घर का है, कल को मान लो पकड़ में आ गया तो मैं फंसूंगा ना, मेरे को गलत काम करना ही नहीं। घर पे पेंट हो रहा है मैं नहीं लूँगा इनपुट, ऑफिस में होता तो मैं लेता, घर पे हो रहा है मैं नहीं लूँगा। तो मैंने कहा कि भाई 2 लाख रुपये का खर्चा है, 20,000 देख लो किसी तरह बच जाए। इतने उसके साथ में एक और पर्सन बैठा था। आप जब पेंट लेने गए, वो पेंट वाला आपको कितने का पेंट बता रहा है? 2 लाख का, उस पर 20,000 GST। आपने कहा देख लो किस तरह बच जाए, मैं वहीं पे बैठा था।
मैंने कहा एक काम करो, आप इसको 1,80,000 रुपये दे दो, ठीक है, आप 1,80 देना चाह रहे हो, आप 1,80 में दे दो अपना। उसने कहा GST, मैंने कहा आप एक काम करो, ये बिल मेरे नाम पे काट दो, मेरी फर्म में काट दो, तो मेरे को क्या होगा, 20,000 का इनपुट मिल जाएगा। तो आपने मेरे से पूछा, आपने कहा सर आपने तो गुड्स खरीदे नहीं, आपको इनपुट कैसे मिल जाएगा? मैंने कहा वो मैं देख लूँगा, वो कौन सा आके मेरा चेक करने वाले हैं मैंने पेंट कराया नहीं कराया, मैं इनपुट ले लूँगा। तो हुआ क्या, आप पेंट वाले पे बैठे हो, 2 लाख का आप पेंट खरीद रहे हो जिसमें 20,000 GST है। मैंने आपको बोला कि बिल मेरे नाम करा दो, मेरे को इनपुट मिल जाएगा। सिरदर्दी मेरी है, केस लगेगा मेरा लगेगा, मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने कहा 20,000 का इनपुट मेरे को दे दो। उसने आप भी रेडी हो गए। मैंने कहा देखो 20,000 बचेंगे, 10,000 आपके, 10,000 मेरे। तो मैंने क्या किया, 20,000 इनपुट के बिल 10,000 रुपये में खरीद लिए। आपको अब नेट कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 1,90,000 की। 1,80 का तो सामान था और 20 की जगह आपको कितना टैक्स भरना पड़ा, 10,000 भरना पड़ा। और उस पेंट वाले ने बिल आपके नाम काटने की जगह किसके नाम काट दिया, मेरे को। आपको तो बिल का करना भी गया था, आपको तो घर पे पेंट होना है। आपके 10,000 बच गए बिना किसी दिक्कत के, आपको कोई टेंशन नहीं। मेरे को 20,000 का इनपुट मिल गया 10,000 रुपये में, लेकिन मेरे को टेंशन ये है कि अगर मैं कल को फंस गया, उन्होंने मान लो चेक कर लिया, फंस गया, तो दिक्कत मेरे लिए हो जाएगी। अब मान लो कल को पेंट वाले पे रेट बढ़ गई, उसकी ऑडिट चल रही है, बिल चेक हुआ है, उसने कहा ये आपने एक बिल काटा हुआ है 20,000 रुपये, 2 लाख रुपए का, प्रतीक आर्या को काट रखा है आपने बिल। उसने कहा हाँ कोई होगा क्लाइंट, इतने क्लाइंट है मेरे को याद थोड़ा होगा कोई। उन्होंने आगे मेरे ऑफिस चेक कर लिया, कहता आपका तो पेंट हुआ ही नहीं है। या फिर मान लो वो पेंट वाला फंस गया कि पेंट वाला फ्रॉड करता था, ऐसे फर्जी बिल बहुत काटता था। पेंट वाला हर बार यही करता था, माल किसी और को बेच रहा है, बिल किसी और को काट रहा है। तो अब जैसे 20,000 बचे, 20,000 में 1-2 हज़ार मान लो पेंट वाले का भी बच गया, तो उसका बच गया, तो वो ऐसे काम करता था। और मैंने पेंट वाले को बोल रखा था, मैंने कहा भाई एक काम करियो, मेरी एक फॉर्म बनी हुई है, तेरे पास जो भी क्लाइंट आए ना पेंट खरीदने, वो जितने का GST हो उसको आधे रेट पे दे दियो और वो इनपुट मेरे को दे दियो आधे रेट पे। इसको बोलते हैं बिलिंग का काम। मैंने क्या किया, आप जैसे वहाँ पे बैठे थे, आपका ट्रांजैक्शन करी, तो मेरे को वहाँ से आइडिया आया। मैंने पेंट वाले को कहा, मैंने कहा चलो एक डील करते हैं। मेरी एक फ़र्म है, एक नई फ़र्म मैंने बनाई। मैंने कहा पेंट वाले को कहा, मैंने कहा तेरे पास जितने भी लोग पेंट कराने आए ना, और जिनके पास भी GST नंबर ना हो, तो उनको कहियो कि भाई अगर आप बिल के साथ लेते हो तो 2 लाख भरने पड़ेंगे, और अगर बिना बिल के लेते हो तो आपको 2 लाख की जगह 1,90 दे दो, 10,000 आपका बच जाएगा, और वो बिल उनकी जगह मेरे नाम पे काट दिया कर। तो ऐसे कर करके मेरी फर्म के अंदर मान लो 50 लाख रुपए के पेंट के बिल इकट्ठे हो गए। क्लियर है? वो जो भी पर्सन आता पूछता बिल लोगे नहीं लोगे, वो कहता नहीं बिल नहीं लेना, कहता बिल के साथ 2 लाख रुपए का पेंट है, बिना बिल के 1,90,000 रुपये का पेंट है। तो 10,000 उसके बच जाते थे, 10,000 मेरे, दुकानदार को बीच में अपना कमीशन मिल जाता था, वो तीनों का सही चल रहा था। उस दुकानदार के वहाँ मान लो रेट बढ़ गई, रेट बढ़ी तो उन्होंने चेक किया कि भाई ये प्रतीक आर्या है, इसको इसका पेंट बहुत जा रहा है, इसकी सेल का आधा तो बिल माल इसको प्रतीक आर्या को जा रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि बहुत माल ये जो है इस पार्टी को बेच रहा है। अब उसने क्या किया, उन्होंने फिर उसको चेक किया। अब चेक किया तो डिटेल में जब चेकिंग हुई पता चल गया कि ये फ्रॉड का केस है। पता चल गया फ्रॉड है, तो उन्होंने उस पे तो पेनल्टी लगाई पेंट वाले पे कि भाई तू गलत पर्सन के नाम, ऐसे पर्सन के नाम बिल काट रहा है जिसको तू माल किसी और को बेच रहा है और पेंट किसी और को, तो उसके नाम तो बिल कटा। साथ ही साथ मेरे ऊपर दिक्कत क्या आई, मेरे पे इस सबसेक्शन 3 लग गया। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, नो ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट तो मैं ले चुका तो वापस भरना पड़ेगा। कब? कहता है नो ITC शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स। अगर कोई ऑर्डर आ जाता है या डिमांड आ जाती है जिसमें पता चले आपने फ्रॉड करके कोई गलत स्टेटमेंट दे के या फैक्ट छुपा के वो पेंट लिया है। अब एक्चुअल में मैंने गुड्स तो रिसीव किए नहीं थे, पेंट तो मिला नहीं था, लेकिन मुझे क्या मिले थे, बिल मिले थे सिर्फ। उसके बेस में इनपुट लेता जा रहा था, इकट्ठा करता जा रहा था, और मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसको मैंने वो सारा इनपुट का एक ही 50 लाख का मान लो बिल काट के दे दिया। तो मैंने पेंट ना खरीदा, ना मैंने पेंट बेचा, मैंने पेंट का बिल खरीदा और पेंट का बिल ही क्या किया, आगे बेच दिया। मान लो 18% वाला पेंट की आइटम थी, मैंने 9% में आधे रेट में बिल मिल गया, और जब बेचूंगा मैं 12-13% में बेच दिया। तो मैंने इसमें 2-3% क्या कर लिया, कमा लिया। इसे बोलते हैं बिलिंग का काम, कि मैं किसी पर्सन से माल नहीं खरीद रहा, बिल खरीद रहा हूँ और बिल ही आगे बेच रहा हूँ। तो अगर आप पकड़ में आ गए, अगर फ्रॉड का केस पकड़ में आ गया, तो आपने जितना इनपुट ले रखा है वो सारा आपका इनपुट क्या हो जाएगा, रिवर्स।
सिर्फ 2-3% के लालच में आपका जितना भी आपने इनपुट ले रखा है सारा का सारा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जितना आपने कमाया नहीं उसका कई गुना ज़्यादा आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोविज़न लेके आए थे। इस प्रोविज़न के लाने का यही ऑब्जेक्टिव था कि अगर कहीं को कहीं फ्रॉड पता चल गया, मतलब कि हमने देखा कि ये कंडीशन आपने पूरी नहीं की, आपने चीज़ रिसीव नहीं की थी लेकिन इनपुट ले लिया, कंडीशन पूरी नहीं थी, तो भाई उसका इनपुट हम बाद में क्या करेंगे, रिवर्स करवाएंगे। ये बोलते हैं आपका सबसेक्शन 3। तो ये हमारा रूल 36 था। उसके बाद अगला हमारा रूल आता है 37 का। 37 क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे 180 दिन में तो आईटीसी रिवर्स होगा, उसी के ऊपर ये रूल 37 है। उसी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात बताते हैं। तो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी ले रखा है किसी भी इन्वर्ट सप्लाई पे लेकिन फेल्स नहीं दे पाया टू अमाउंट टू द सप्लायर, पैसे नहीं दे पाया इन विद इन द टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड इन सेकंड प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 2। ऊपर जो टाइम लिमिट बताइए कितने दिन की बताइए, 180 दिन की। तो फर्निश करेगा डिटेल ऑफ सच सप्लाई, वो बताएगा डिटेल्स कहाँ पे, अपनी रिटर्न के अंदर। फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ, अगले महीने जैसे ही 180 दिन एक्सपायर होंगे उससे अगला जो भी महीने होगा उसमें बताएगा और अपना जो भी इनपुट है वो वापस क्या कराएगा, रिवर्स करवाएगा। तो ये बात बोलता है रूल 37 कि अगर आपने पेमेंट नहीं की 180 दिन में तो उससे अगले महीने में अपना डिस्क्लोज करो और अपना टैक्स वापस पे करो। प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अच्छा, हमने शेड्यूल 1 किया था एक स्टार्टिंग की क्लास में, आपको ध्यान हो तो, जिसमें ये था कि कुछ सप्लाईज होती है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती लेकिन उनको सप्लाई माना जाता है। तो वहाँ पे कंसिडरेशन है नहीं, उसने सप्लाई तो बना के जीएसटी तो लगा दिया लेकिन पैसा आना ही नहीं, ना आज ना कल ना 180 दिन तक ना उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन थे वो पॉइंट्स। तो कहता है उसमें डीम्ड कर लिया जाएगा कि पैसा आ गया इस प्रोविज़न के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ एक सप्लाईज हमारी ऐसी थी जो हमने शेड्यूल 1 में पढ़ी थी जिसमें पैसा नहीं भी आना था, कंसिडरेशन नहीं भी आनी थी, लेकिन कंसिडरेशन नहीं आनी थी लेकिन हम उसको सप्लाई मानते थे और जीएसटी लगाना पड़ता था। तो वैसी सप्लाई में इनपुट मिलेगा या नहीं वो यहाँ फंस जाती थी कि भाई आपने तो पेमेंट दी नहीं। कहता पेमेंट तो मैंने करनी नहीं, मैं शेड्यूल 1 में हूँ, पेमेंट तो मैंने करनी नहीं। तो उन्होंने उसके लिए रिलैक्सेशन दी कि अगर आप शेड्यूल 1 वाली सप्लाई हो तो आपने पेमेंट करनी ही नहीं है, तो आपके ऊपर ये 180 दिन वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको इनपुट मिलेगा, आप पेमेंट करो ना करो। तो यानी कि शेड्यूल 1 का अगर कोई केस है तो पेमेंट बिना करे भी आप 180 दिन वाले प्रोविज़न से बचे रह जाओगे। एक और प्रोवाइज हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 किया था हमने, याद करो कौन सा था। सेक्शन 15 आपका था वैल्यू ऑफ सप्लाई का। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एडिशंस करवाता था। उसका क्लोज बी क्या बोलता था? फिर से हम उसी पुराने एग्जाम्पल पे चलेंगे, कोल्ड ड्रिंक वाले एग्जाम्पल पे। मेरा कैटरिंग का काम है, आप मेरे पास आए, मैंने कहा 1 लाख रुपए लूँगा टोटल, सारे कैटरिंग कर दूंगा। आपने कहा ठीक है। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक वाले को भेज दिया सीधा आपके पास, सेक्टर 14 हमारे कम्युनिटी सेंटर। मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा देखो बाहर कोल्ड ड्रिंक वाला आया हुआ, उसको 20,000 रुपये दे देना। आपने 20,000 दे दिए। अब आप मुझे कितने दोगे? आप मुझे दोगे 80,000, क्योंकि आपने मुझे 1 लाख देने थे लेकिन 20,000 आप उस कोल्ड ड्रिंक वाले को मेरे बिहाफ पे दे चुके हो, तो आप मुझे बैलेंस कितना दोगे? 80,000। तो इसमें वैल्यू कितनी मानी जाती थी? ये हम सेक्शन 15 कर चुके थे। वैल्यू कितनी मानी जाती थी? 1 लाख मानी जाती थी। तो वैल्यू कितनी है? 1 लाख। बिल कितने का कटा? 1 लाख। लेकिन मेरे को पेमेंट कितनी मिली? 80,000। क्यों? क्योंकि 20,000 तो उसको मिल गई, तो मुझे 80,000 पेमेंट मिली। तो क्या प्रोपोर्शनेटली 20,000 का इनपुट रिवर्स करना होगा आपको, क्योंकि आपने 180 दिन तक पैसा नहीं दिया? नहीं। अगर ये वाला केस है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग एडिशन हुई है, तो उस पेमेंट के, उस 20,000 के लिए हमारा 180 दिन वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। आपको पूरा 1 लाख का इनपुट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू आप मेरी 80,000 की पेमेंट और उसकी 20,000 की पेमेंट विद इन 180 डेज कर देना। क्लियर है? आपको वो 20,000 की पेमेंट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर आपका ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, कहता है अमाउंट ऑफ आईटीसी रेफर टू इन सब रूल 1, जो ऊपर की बात कर रहा है, शैल बी एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जब भी कुछ रिवर्सल कराना है, रिवर्सल कैसे होगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा और फिर आपको वो पे करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट
एट द रेट नोटिफाइड, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कब से कब तक? फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट, जब आपने इनपुट लिया था तब से लेके जब आप रिवर्सल कर रहे हो, यानी कि 6 महीने तक अगर आपने इनपुट यूज़ किया तो 6 महीने का आपको ब्याज भी भरना पड़ेगा। चौथा पॉइंट कहता है टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 शैल नॉट अप्लाई टू अ क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ एनी क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में कई प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे हम रीअवेल करते हैं, यानी हमने कुछ चीज़ जो थी रीअवेल, जैसे इसके अंदर मान लो 180 दिन तक अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको इनपुट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, और वो इनपुट आपको वापस मिल जाएगा। कब वापस मिलेगा? जब भी आप पेमेंट कर दोगे। क्या उसकी कोई लिमिट है? नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 2 साल 4 साल जब भी मर्जी पेमेंट करोगे तब आपको आपका वो इनपुट वापस मिल जाएगा। ये एक्ट रीक्लेम करने की कोई लिमिट नहीं लगाता। रिवर्स करने की लिमिट तो है 180 दिन, लेकिन उसको वापस लेने की कोई लिमिट नहीं है। जब भी पेमेंट करोगे आप वापस ले सकते हो। तो ये हमारा था छोटा सा सेक्शन 16 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेक्शन 16 देखा हमने, साथ में 2 रूल्स देखे। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना अपना। एनालिसिस नीचे दिया हुआ है, एनालिसिस से भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपका ये एनालिसिस है, इसमें जो जो आपके पॉइंट्स होंगे वो एक बार देख लेंगे, प्लस हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है 17 उस पर चलेंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, सेक्शन भी, एनालिसिस भी। सेक्शन 16 और 17 मैं दोबारा कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। तो सेक्शन 16 छोटा सा था हमारा, कंप्लीट हो चुका। इसको अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना।